So guys, let's move on module 5 which is on page SEO. On page SEO में हम जिन चीज़ों को कवर करेंगे वो ये हैं. What is on page SEO? Title optimization, meta description optimization, image optimization, content optimization, internal linking, outbound links and schema markup. स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज ऑन पेज एसईओ? ऑन पेज एसईओ, अच्छा, ऑन पेज एसईओ को हम ऑन साइट एसईओ भी कहते हैं. इसमें जो है वो हम वेबसाइट के जो ऑन साइट एलिमेंट हैं उनका जो फिक्सिंग का काम है वो करते हैं. फॉर एग्जांपल हम इसमें कंटेंट को ऑप्टिमाइज करते हैं, वेबसाइट के स्ट्रक्चर को ऑप्टिमाइज करते हैं, ठीक है, ताकि उसकी सर्च इंजन में विजिबिलिटी और रैंकिंग इंप्रूव हो सके. और इसमें जो है वो इंक्लूड क्या क्या होता है ऑन पेज में कि हम जो है वो HTML कोड में चेंजेस करते हैं, कंटेंट में चेंजेस करते हैं, वेबसाइट के आर्किटेक्चर में चेंजेस करते हैं, और ताकि जो है वो हमारी वेब पेज जो है वो अट्रैक्टिव हो सके और सर्च इंजन क्रॉलर जो है उसको इजीली क्रॉल कर सके. ठीक है. ऑन पेज के जो फैक्टर्स हैं उसके अंदर हमारे पास आता है पेज टाइटल, आता है मेटा टाइटल, आता है URL आते हैं, हमारे पास इंटरनल लिंकिंग आता है, वेबसाइट का ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है ये इंक्लूड होता है. और इन सारी प्रैक्टिसेस में जो हम वो करते हैं, लाइक हम अपने कंटेंट को, आर्किटेक्चर को, इंटरनल लिंकिंग को, आउटबाउंड लिंक्स को, ये सारी चीज़ें जो मैनेज करते हैं उसका जो सबसे मेजर बेनिफिट होता है कि हमारा जो पेज है उसकी सर्च इंजन में क्रॉलेबिलिटी बढ़ जाती है, इजीली क्रॉलेबल होता है. और पेज के ऑप्टिमाइजेशन से का एक जो मेजर बेनिफिट होता है कि अगर विजिटर हमारे पेज पर लैंड होता है तो बेसिकली जिस इंफॉर्मेशन को वो सर्च करके हमारे पेज पर आता है, फॉर एग्जाम्पल उसने कोई भी क्यूरी सर्च किया तो उसको वो इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली मिलती है क्योंकि हमने अपने वेबसाइट का प्रॉपर आर्किटेक्चर, उसका हेडिंग स्ट्रक्चर हो गया, कंटेंट हो गया, सारी चीज़ों को प्रॉपरली ऑप्टिमाइज किया होता है. तो ये सारी चीज़ें जो हम ऑन पेज में कवर अप करते हैं. टाइटल ऑप्टिमाइजेशन. टाइटल ऑप्टिमाइजेशन में हम जो प्रैक्टिस करते हैं बेसिकली वेबसाइट का जो HTML टैग है, टाइटल टैग, उसको ऑप्टिमाइज करते हैं सर्च इंजन के लिए. और बेसिकली जो HTML टैग है, टाइटल टैग, वो हमारे जो सर्च इंजन है उसमें भी पेज को रिप्रेजेंट करता है. और इसके साथ साथ ये हमारे ब्राउज़र में पेज के ऊपर भी जो ब्राउज़र का टैग होता है वहाँ पे भी हमारा टाइटल टैग आता है. और जो टाइटल को ऑप्टिमाइज करना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सर्च इंजन में चूँकि ये पेज का ओवरऑल जो है वो कॉन्टेक्स्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो इस वजह से जो है वो टाइटल को हमें, टाइटल एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है ऑन पेज एसईओ का. और टाइटल को ऑप्टिमाइज करने के लिए हमारे पास कुछ टिप्स हैं जो कि ये हैं कि हमें यूज़ रेलिवेंट कीवर्ड है फर्स्ट ऑफ ऑल. अच्छा, रेलिवेंट कीवर्ड क्या है कि आप जो भी कीवर्ड टारगेट करें आपने उसको अपने टाइटल में इंक्लूड करना है और कोशिश करनी है उसको टाइटल के स्टार्ट में रखना है. इसी तरह से आपने कीप इट शॉर्ट एंड डिस्क्रिप्टिव, विच इज़ कि आपने क्या करना है कि टाइटल की एक लिमिट है, बेसिकली हम इसको 60 to 65 कैरेक्टर्स के अंदर जो है वो लॉक करते हैं इस लिमिट को. और जो भी आपने टेक्स्ट लिखना है वो आपने उसको उस कैरेक्टर लिमिट के अंदर रखना है. अदरवाइज़ क्या होगा कि हमारा जो टाइटल है वो कट जाएगा, ट्रंकेट हो जाएगा और वो लाइक डॉट्स आ जाएंगे और आपका जो बेसिकली कॉन्टेक्स्ट है जिसमें आपने टाइटल को डिस्क्राइब किया तो वो उसका मीनिंग जो है ना वो प्रॉपरली डिलीवर नहीं हो पाएगा. इसके साथ आपने जो है वो ब्रांड नेम को अपने इंक्लूड करना है. अच्छा, ब्रांड नेम में बेसिकली क्या होता है कि अगर आपने टाइटल लिखा अपना और उसमें आपने लास्ट में अपना कॉलन, पाइप साइन या हाइफन को यूज़ करके अपना ब्रांड नेम इंक्लूड करना है, जो कि एक अच्छा ब्रांडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से होता है कि आपका जो वेब पेजेस जो सर्च इंजन में आ रहे हैं तो फिर जो विजिटर है उसको स्क्रॉल कर रहा है तो उसको पता चल जाता है कि ये मतलब फ्रॉम ब्रांड का ये पेज जो है वो इस कीवर्ड पे उसका कंटेंट अवेलेबल है. इसी तरह से आपने क्या करना है कि अवॉइड डुप्लीकेट टाइटल्स. समटाइम क्या होता है कि हम जब वो साइट चला रहे होते हैं तो लाइक डेवलपर जब पेज को डेवलप करते हैं तो वो क्या करते हैं कि मतलब सेम टाइटल है या जेनेरिक कोई टाइटल है कि लाइक क्लिक हेयर टू फाइंड दिस इंफॉर्मेशन, इस तरह से वो कोई जेनेरिक टर्म लिख देते हैं या रीड मोर लिख देते हैं या क्लिक टू
क्लिक टू एक्सप्लोर मोर इन्फॉर्मेशन, लाइक इस तरह की कोई टर्म जेनेरिकली, या अगर वो डिस्क्रिप्टिव टर्म भी है, स्पेसिफाइड पेज की भी है, तो वो क्या करते हैं, वो फिर सब पेजेस पर कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो बीइंग एसईओ हमने जो है वो चेक करना होता है कि हमारे मतलब 2 डिफरेंट पेजेस का जो टाइटल है वो टोटली यूनिक हो, या दो से ज़्यादा जितने भी पेजेस हमारी वेबसाइट पे हैं उन सब का टाइटल जो है वो टू दी पॉइंट अकॉर्डिंग टू द पेज कंटेंट होना चाहिए। इसी तरह से है हमारे पास ये सारे जो हैं टाइटल से रिलेटेड टिप्स थी कि आपने टाइटल को जो है वो डिस्क्रिप्टिव रखना है, उसके अंदर आपने अपना ब्रांड नेम इंक्लूड करना है, आपने उसके अंदर अपना कीवर्ड इंक्लूड करना है, ठीक है, और डुप्लीकेट टाइटल्स को अवॉइड करना है। तो ये सारी जो प्रैक्टिसेस हैं जो हम करते हैं ये हमारी टाइटल ऑप्टिमाइजेशन के अंदर आती हैं, ठीक है। लेट्स मूव ऑन मैटर डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइजेशन। सेम लाइक टाइटल ऑप्टिमाइजेशन, मेटा डिस्क्रिप्शन की जो है वो काफ़ी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारा ऑन पेज एसईओ का। और जो मेटा डिस्क्रिप्शन है सेम लाइक टाइटल, ये हमारा सर्च इंजन में जो है वो पेज का जो लाइक डिस्क्रिप्शन जो है उसको रिप्रेजेंट करता है कि पेज का जो कंटेंट है वो बेसिकली किस चीज़ से रिलेटेड है। और जब हम रिलेटेड टू द कीवर्ड ऑप्टिमाइज डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो हमारे जो रैंकिंग के चांसेस होते हैं वो भी इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि हम जो बेसिकली विजिटर इंटेंट को लिख के तो क्यूरी को सर्च करा तो क्या गूगल या कोई सर्च इंजन जो है वो क्या करता है, जब आपको कीवर्ड सर्च करते हैं तो वो आपका जो की फ्रेज होती है उसको कंटेंट में ढूंढता है, बेस्ड ऑन कंटेंट रेलिवेंसी वो उस टर्म को हाईलाइट करता है। तो अगर आपने उन टर्म्स को अपने टाइटल में या मेटा डिस्क्रिप्शन में यूज़ किया होगा तो आपकी वो जो टर्म है वो बोल्ड हो रही होगी, साथ ही साथ जो है वो आपका पेज भी सर्च में टॉप पर शो होगा। सेम लाइक टाइटल हमारे पास मेटा डिस्क्रिप्शन की ऑप्टिमाइजेशन के भी कुछ टिप्स हैं जिसको हमें फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले क्या है कि हमने इसको कीप इट डिस्क्रिप्टिव, लाइक कंसाइज हमने डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है, जिसमें हमने ऑलमोस्ट 155 to 160 कैरेक्टर्स की लिमिट के अंदर जो है वो अपनी डिस्क्रिप्शन को लिखना होता है। अच्छा, अब डिस्क्रिप्शन में आपने क्या करना है, आपने किसी भी टॉपिक पे अपना कंटेंट लिखा है तो डिस्क्रिप्शन का आपका मकसद ये है कि आप जो क्रक्स है बेसिकली पूरे पेज का, मतलब की पॉइंट हाईलाइटेड इन्फॉर्मेशन जो है आपने उसके अंदर वो इंक्लूड करनी है, दैट्स इट। और ये विद इन अ कैरेक्टर लिमिट के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। उसके साथ आपने क्या करना है, यूज़ रेलिवेंट कीवर्ड, ठीक है, ये सेकंड टिप है हमारी। उसमें अब रेलिवेंट कीवर्ड का सेम लाइक टाइटल, सेम लाइक डिस्क्रिप्शन, आपने रेलिवेंट कीवर्ड और कीवर्ड की कोशिश करनी है वो स्टार्ट में हो, मतलब जितना आप उसको स्टार्ट में रखेंगे उतनी आपके लिए प्रेफरेबल होगा कि इन केस आपकी कैरेक्टर लिमिट ज़्यादा होती है या आप उसको कॉन्टेक्स्ट में लिख रहे हैं तो वो आपका ट्रंकेट नहीं होता, मोबाइल और डेस्कटॉप या छोटी स्क्रीन पे आपका जो है वो कीवर्ड वो ट्रंकेट नहीं होता, मतलब वो कटता नहीं है। तो ये है कि आपने अपना जो की फ्रेज़ है या कीवर्ड है टारगेट उसको अपनी डिस्क्रिप्शन में मस्ट इंक्लूड करना। प्रेफरेबल यही है कि आप उसको स्टार्ट में रखें या मिड में रखें, ये आपने उसका ख्याल रखना है। इसी तरह से है आपके पास फिर आ जाता है थर्ड पॉइंट आ जाता है, अवॉइड जो है वो डुप्लीकेट डिस्क्रिप्शन है। और इसमें यही है कि लाइक आपने हर पेज की यूनिक डिस्क्रिप्शन लिखनी है और उसको जो है वो प्रिसाइज रखना है आपने, मतलब हर पेज के एज पर कंटेंट आपने उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। लाइक अगर आपका अबाउट का पेज है तो उसकी डिस्क्रिप्शन और होगी, आपका सर्विसेज का पेज है तो आपने उसकी डिस्क्रिप्शन और रखनी है, आपका ब्लॉग का पेज है तो सेम गोज विद डिफरेंट पेजेस की डिफरेंट डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए ताकि हर पेज इजीली उसको रिप्रेजेंट कर सके पेज के कंटेंट को। लास्टली आपने क्या करना है, अपने डिस्क्रिप्शन में कॉल टू एक्शन इंक्लूड करना है। फॉर एग्जांपल अब आपने अपनी डिस्क्रिप्शन लिख ली, आपने स्टार्ट में अपना कीवर्ड इंक्लूड कर लिया, आपने उसका कंटेंट लिख दिया, तो जो डिस्क्रिप्शन की जो लास्ट लाइन है उसके अंदर आपने अपना कॉल टू एक्शन इंक्लूड करना है, जो कि क्या हो सकता है कि आप वहाँ लिख सकते हैं कि रीड मोर, लर्न मोर, क्लिक हेयर या फाइंड मोर इन्फॉर्मेशन हेयर। इससे क्या होता है कि जब वो जो विजिटर है जिसने क्यूरी सर्च किया वो आपके पेज को सर्च में पढ़ रहा होता है और आपने अपने एक अच्छी सी ऑप्टिमाइज डिस्क्रिप्शन लिखी है एसईओ पैरामीटर्स को फॉलो करते हुए, तो आपके जो जब आपने ये टर्म्स भी लिखी होंगी कॉल टू एक्शन की, तो आपके विजिटर के लैंड होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। तो आपने कॉल टू एक्शन को मस्ट इंक्लूड करना है। ये सारी जो चीज़ें मैंने आपको टिप्स बताई हैं, आप जब इनको फॉलो करते हैं तो आपकी जो डिस्क्रिप्शन है वो फुली ऑप्टिमाइज हो जाएगी। और इस फुली ऑप्टिमाइजेशन का फ़ायदा ये होगा कि आपके पेज की जो है वो सर्च में ऑटोमेटिकली रैंकिंग इंप्रूव होगी और आपका जो है वो आप
ज़्यादा से ज़्यादा विजिटर्स को अपनी साइट की तरफ अट्रैक्ट कर सकेंगे। इमेजेस ऑप्टिमाइजेशन में बेसिकली हम क्या करते हैं, हमारे वेब पेज पे जो इमेजेस हमने लिस्ट डाउन की होती हैं हम उनको ऑप्टिमाइज करते हैं। अच्छा, इमेजेस ऑप्टिमाइजेशन में क्या इन्वॉल्व होता है कि हमने फॉर्मेट, इमेज का जो फॉर्मेट है उसको ठीक करना होता है, इमेज के साइज़ को कंट्रोल करना होता है, ठीक है, इमेज के मेटा डाटा को जो है वो हमने रिवाइज करना होता है। तो ये सारी जो प्रैक्टिसेस हैं वो हम इमेजेस ऑप्टिमाइजेशन में करते हैं। इमेजेस को ऑप्टिमाइज करने की फ्यू टिप्स हैं जो कि मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, हमने यूज़ डिस्क्रिप्टिव फाइल नेम। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव फाइल नेम का मतलब क्या है कि समटाइम जब हम इमेजेस को कलेक्ट करते हैं हम वेब पेज पर लगाने के लिए, तो क्या होता है कि जो डेवलपर्स होते हैं वो इमेजेस के जेनेरिक नेम रखते थे, जैसे इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3। तो इस तरह से फॉर एग्जांपल अब हमारे पास इमेज है लैपटॉप की, तो अब हमने उसका नाम रखा हुआ है इमेज 1 या होम पेज इमेजेस, इस तरह से, मतलब पेज वाइज जो है हमने उसके जेनेरिक से नाम रखे हैं। तो यहाँ पे आपने जेनेरिक नाम नहीं रखने, क्योंकि जब आप ऑप्टिमाइजेशन की तरफ जा रहे होते हैं तो आपका काम होता है कि अपने हर जो चीज़ है छोटी से छोटी उस पर भी ध्यान देना होता है। तो इमेज को आपने रिप्रेजेंट बेटर करने के लिए उसका प्रॉपर नाम लिखें। फॉर एग्जांपल आपके पास लैपटॉप की इमेज है या इंस्टॉल विंडो इन लैपटॉप, तो उससे रिलेटेड जो भी आपके पास मीडिया अवेलेबल है तो आपने उसकी प्रॉपर नाम रखना, ठीक है। तो ये जो है वो हमारा इसमें इंक्लूड होता है। उसके बाद आपने इमेज का एक ऑल टेक्स्ट होता है। ऑल टेक्स्ट बेसिकली एक HTML टैग होता है जो कि आपके वेब पेज के HTML सोर्स कोड में होता है। तो ऑल टेक्स्ट में बेसिकली क्या करना है कि आपने, ये ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट होता है, तो ऑल टेक्स्ट में आपने अपनी जो इमेज है उसका प्रॉपर नाम है, बेसिकली इमेज जिस चीज़ से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल इमेज में एक डॉग है जो कि वॉकिंग आउटसाइड है, तो वो एक सीन आपके पास, तो अब आपने उसका नाम डॉग नहीं रखना, आपने उसका नाम रखना डॉग वॉकिंग ऑन ग्रास या डॉग आउटसाइड। इस तरह से आपने उसका एक ऑल टैग रखना है। फॉर एग्जांपल अब ऑल टैग्स का मकसद क्या है कि समटाइम क्या होता है कि कुछ लोग मतलब कलर ब्लाइंड होते हैं, तो वो क्या होता है कि वो इमेज को उस तरह से समझ नहीं पा रहे होते, तो वो उस पर इमेज पे क्लिक करके उसका ऑल टैग चेक कर सकते हैं। सेकेंडली समटाइम इंटरनेट स्लो होने की वजह से आपकी इमेजेस पेज पे लोड नहीं होती, तो वहाँ पे ऑल टैग क्या करता है कि वहाँ पे शो होता है और वो फिर जो विजिटर होता है वो उसको पढ़ लेता है कि बेसिकली ये इमेज यहाँ पे किस तरह की लगी हुई थी। तो ऑब्वियसली वो अगर डिस्क्रिप्टिव हो गई तो वो उसको पढ़ के समझ सकेगा कि ये बेसिकली इमेज किस चीज़ से रिलेटेड है। उसके बाद आता है हमारे पास कंप्रेस इमेजेस। अच्छा, इमेज कंप्रेस करने का जो हमारे पास जो वो चीज़ है वो ये है कि कंप्रेस करने से क्या होता है कि हमारी इमेजेस का जो साइज़ है, फॉर एग्जांपल आपके पास इमेजेस है 5 MB की, फॉर एग्जांपल अब 5 MB की इमेज ऑब्वियसली इंटरनेट उसको पेज को लोड कर, अब 5 MB की इमेज आपने इसी तरह की अगर 20 इमेजेस अपने वेबसाइट पे लगाई हैं तो उसका लोडिंग टाइम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, जो कि हमारा जो पेज स्पीड है वो ऑप्टिमाइज़ नहीं होगी। तो यहाँ पे जो हम इमेज को कंप्रेस करते हैं उसमें हम क्या करते हैं कि इमेज का क्वालिटी सेम रहती है, हम उसके साइज़ को इम्प्रूव करते हैं। ये हम इसको ऑनलाइन भी कर सकते हैं या हमारे पास जो ग्राफिक डिज़ाइनर होते हैं हम उनको कह के तो इसको इम्प्रूव करवा सकते हैं। सेकेंडली हम इमेज का फॉर्मेट चेंज कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल PNG फॉर्मेट में इमेज का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, तो हम उसको WebP में या अदर फॉर्मेट्स में JPEG में शिफ्ट करके फाइल साइज़ को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। यूज़ इमेज साइट मैप। इमेजेस साइट मैप बनाने से का मकसद लाइक हमारे पास जैसे URLs का साइट मैप होता है जहाँ पे हम अपने वेब पेज के सारे URLs को लिस्ट कर देते हैं। तो क्या होता है कि जिन पेजेस को हम इंडेक्स करवाना चाह रहे होते हैं तो क्रॉलर आता है, वो साइट मैप की फाइल को रीड करता है, उसको वहाँ पे जो हमारे इंपॉर्टेंट पेजेस होते हैं वो सारे मिल जाते हैं, तो वो उनको पिक कर लेता है वहाँ से और इंडेक्सिंग क्रॉलिंग के बाद इंडेक्सिंग फेज में ले देता है। सेम गोज़ विद इमेजेस भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इमेजेस पे भी काफ़ी ज़्यादा हमें ट्रैफिक मिल सकती है। तो हम क्या करते हैं कि हमारी वेबसाइट पे जितनी भी इंपॉर्टेंट इमेजेस हैं हम उनका साइट मैप क्रिएट करें और उसको सबमिट करें सर्च इंजन में, हमारे पास जो सर्च कंसोल है उसके अंदर, ताकि जो हमारी इमेजेस हैं वो भी इंडेक्स हो सके और वो भी हमारे लिए मतलब ट्रैफिक का एक अच्छा सोर्स बन सके। लास्टली हमारे पास आता है ऐड कैप्शंस।
कैप्शंस बेसिकली इमेजेस का जो कॉन्टेक्स्ट है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऐड करते हैं, और कैप्शन जो है वो जहाँ पे हमारी इमेज प्लेस होती है उसी के नीचे कैप्शन आ रही होती है। अब कैप्शन में हम क्या करते हैं कि हम जो इमेज हमारी जिससे से भी रिलेटेड है, फॉर एग्जांपल हमने एक एसईओ ऑप्टिमाइजेशन पे आर्टिकल लिखा और हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जी कीवर्ड सर्च वॉल्यूम, और उसका हमारे पास एक ग्राफ है, तो हम कीवर्ड सर्च वॉल्यूम ग्राफ कैप्शन में ऐड करेंगे। सेम गोज विद इमेज नेम, ऑल टेक्स्ट और कैप्शन। ये सारी चीज़ें क्या करती हैं कि जो हमारे पास क्रॉलर है, क्रॉलर चूँकि वो एक सॉफ्टवेयर है, उसको चीज़ों का आइडिया नहीं है। ऑल्दो टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है बिकॉज ऑफ एआई, मगर स्टिल हमने कैप्शन को जब ऐड करते हैं तो वो बेटर इम्प्रूव कर देता है बेसिकली उसका जो प्रोसेस है अंडरस्टैंडिंग का। तो कैप्शन आपने मस्ट इंक्लूड करनी है। इन शॉर्ट आपने जो इमेजेस ऑप्टिमाइजेशन की फेज़ है उसके अंदर आपने इमेज के फॉर्मेट को ठीक रखना है, इमेजेस के साइज़ को कंट्रोल करना, आपने इमेजेस का ऑल टैग ऐड करना, उसको डिस्क्रिप्टिव रखना ताकि पता चल सके इन केस ऑफ एनी सिनेरियो कि आपके पास इमेज लोड नहीं होती या इमेज आपको पता नहीं चलता क्या है, तो जो टेक्स्ट है वहाँ से आपको प्रॉपर आइडिया हो जाए कि बेसिकली ये इमेज किस चीज़ से रिलेटेड है। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम अपनी वेबसाइट का कंटेंट को ऑप्टिमाइज करते हैं सर्च इंजन के लिए। और कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन की जो फेज़ है उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम इम्प्रूव करते हैं कंटेंट की रेलिवेंसी, क्वालिटी और विजिबिलिटी, ताकि जो है वो हमारा पेज जो है सर्च में बेटर परफॉर्म कर सके। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन की कुछ टिप्स हैं जो कि मैं आपके साथ यहाँ शेयर करने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, रिसर्च एंड यूज़ ऑफ रेलिवेंट कीवर्ड। रिसर्च की फेज़ में क्या करते हैं, हम जिस टॉपिक पे हमने कंटेंट लिखना होता है उससे रिलेटेड हम जो है वो प्रॉपर रिसर्च करते हैं, कंपेटिटर के आर्टिकल्स को स्टडी करते हैं, और बेस्ड ऑन रिसर्च हम अपने कंटेंट के लिए कीवर्ड ढूंढते हैं, और फिर जैसे रिसर्च से हमें आइडिया हो जाता है कि मतलब डिफरेंट वेबसाइट्स ने उस टॉपिक को कैसे कवर किया और उसमें क्या क्या लूप होल्स हैं, तो हम रिसर्च के फेज़ में उन सब चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं और अपने कीवर्ड्स को ढूंढ के अपने कंटेंट में प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करते हैं। इसके बाद राइट क्वालिटी कंटेंट। क्वालिटी कंटेंट जो है वो नंबर 1 फैक्टर है आपकी ऑप्टिमाइजेशन फेज़ का। और क्वालिटी कंटेंट राइटिंग में जो फर्स्ट ऑफ ऑल है कि आप अपना जो कंटेंट है टॉपिक से रिलेटेड, जिस टॉपिक को आप कवर करने चाह रहे हैं आप उसमें प्रॉपरली रिसर्च करें, ऑथेंटिक डाटा यूज़ करें, बेसिकली जो लेटेस्ट न्यूज़ है उसको इंक्लूड करें, और एक प्रॉपर ह्यूमनली रिटन प्रॉपर रिसर्च बेस्ड ऑन कीवर्ड जो है वो एक कंटेंट आपको लिखना चाहिए। क्वालिटी कंटेंट राइट करने में आपने एक और चीज़ जो है वो अपने सामने रखनी है कि आपने कीवर्ड स्टफिंग को अवॉइड करना है। जैसे आपने रिसर्च की, कीवर्ड ढूंढ ली है, तो ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये नहीं कि आप अपने कंटेंट को ओवर ऑप्टिमाइज कर दें, मतलब जो आपने कीवर्ड की फ्रेजेस ढूंढी हैं आप उसको बार बार इम्प्लीमेंट कर दें, हार्ड कोटेड सेम कीवर्ड को बार बार ऐड करना शुरू कर दें, तो ये जो है वो क्वालिटी कंटेंट के अगेंस्ट है। तो आपने भी जो है वो कीवर्ड स्टफिंग को 100% अवॉइड करना है। जहाँ पे नेचुरली कीवर्ड की प्लेसमेंट है वहाँ पे आप उसको इंक्लूड करें, और बाकी जो है वो गुड टू गो है, रेस्टली आप जो है वो एक अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऑप्टिमाइज द टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन। जैसे कि हमने क्वालिटी कंटेंट लिखा है, इसी तरह से हमने क्वालिटी मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन भी लिखनी होती है, और मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन जो है वो पेज को रिप्रेजेंट करती है सर्च इंजन में। बेसिकली जो पेज है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, तो आपने प्रिसाइज मेटा लिखना आप उसका, जिसमें टाइटल है और डिस्क्रिप्शन है और इसकी जो लेंथ है आपने उसका ख्याल रखते हुए एक अच्छी सी पेज से रिलेटेड फुली ऑप्टिमाइज कीवर्ड रिच मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन भी लिखनी है। यूज़ हेडिंग टैग्स। हेडिंग टैग बेसिकली आपकी ये H1, H2, H3 टैग्स होते हैं जो कि बेसिकली कंटेंट के स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। H1 जो है वो आपका टॉप हेडिंग टैग्स होता है जिसमें ऑब्वियसली हमारा टाइटल आता है, इसके बाद पैराग्राफ होता है, फिर H2 आता है, उसके बाद पैराग्राफ, और फिर स्टिल आप उसको अगर टॉपिक को मज़ीद एक्सप्लेन करना तो आप H3s और H4s को यूज़ करते हैं। तो जो हेडिंग टैग्स है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑप्टिमाइजेशन में कंटेंट की, तो आपने इसको एज़ पर नीड और एज़ पर स्ट्रक्चर प्रॉपरली इसको फॉलो करना है कंटेंट के ऑप्टिमाइजेशन के लिए। इंटरनल लिंकिंग भी कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन का एक बड़ा क्रिटिकल सा पार्ट है।
जो कि आपको इजीली रैंकिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है। फॉर एग्जांपल आप अगर किसी पेज पे क्वालिटी लिंक्स बिल्ड कर रहे हैं तो जो इंटरनल लिंकिंग है उसके थ्रू क्या होता है कि आप एक पेज पे अगर आपकी ट्रैफिक ज़्यादा, आपने वहाँ पे क्वालिटी बैकलिंक्स एक्वायर किए हुए हैं, तो आप उस पेज का जो पेज रैंक है या उसका जो लिंक अथॉरिटी है उसको इंटरनल लिंकिंग के थ्रू लो रैंकिंग पेजेस पे या न्यूली क्रिएट पेज पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इंटरनल लिंकिंग जो है वो किसी भी वेबसाइट की रैंकिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूज़ इमेजेस एंड वीडियो। इमेजेस और वीडियो बेसिकली ये मीडिया होता है किसी भी पेज का, और मीडिया में क्या हमारे पास इमेजेस भी आ जाती हैं, वीडियोस भी आ जाती हैं, और जो आप एक अच्छा जो पेज होता है, अगर आपने ब्लॉग पोस्ट लिखी है तो ऑब्वियसली आप अगर जस्ट टेक्स्ट को लिख देते हैं, प्लेन टेक्स्ट को, तो वो उस तरह से इतना अपीलिंग नहीं होता। तो आपने बेस्ड ऑन टेक्स्ट आपने साथ साथ इमेजेस को इंक्लूड करना होता है। अगर कंटेंट को मज़ीद एक्सप्लेन करना, फॉर एग्जांपल अगर आपने 3000 वर्ड का एक आर्टिकल लिखा ब्लॉग किसी टॉपिक को कवर करने का, तो वहाँ पे अगर आप 5 मिनट की वीडियो ऐड कर देते हैं जो कि उसी सेम चीज़ को एक्सप्लेन करेगा, तो इससे क्या होता है कि हमारा कंटेंट काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे एक मैं चीज़ इंक्लूड करना चाहूँगा कि यूट्यूब जो है वो हमारा सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन है। तो अगर हम वीडियो को अपलोड करते हैं तो कीवर्ड जो कि जिस कीवर्ड को सर्च करके विजिटर आपका वाया वेब एक्सेस कर रहा है, सेम गोज विद सेम टॉपिक पे वो यूट्यूब पे भी उस चीज़ को सर्च कर सकता है। तो अगर आपने पेज पे इमेजेस प्लस वीडियो इंक्लूड किए होंगे तो हम ये फुली ऑप्टिमाइज कर लेंगे 2 डिफरेंट सर्च इंजन के लिए अपने वेब पेज के कंटेंट को। लास्टली हमारे पास आता है राइट फॉर योर ऑडियंस। आपने जब भी कंटेंट को लिखना है, आल्दो इसको सबसे पहले सॉफ्टवेयर प्रोसेस करेगा, बाद में विजिटर के पास लेके जाएगा, मगर आपने मेक श्योर करना है कि आपकी जितनी भी प्रैक्टिसेस हों कंटेंट राइटिंग में, आपने उसमें फॉलो ये करना है कि आप एट द एंड किसी ह्यूमन के लिए लिख रहे हैं, और जो इश्यूज या जो प्रॉब्लम आपको आ सकती हैं वो कंटेंट से रिलेटेड अगर कोई विजिटर सर्च कर रहा है तो आपने उसको एड्रेस करना है बीइंग अ ह्यूमन। आपने ये कंसीडर करना है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई क्यूरी है, फॉर एग्जांपल बेस्ट लैपटॉप्स है, अब ओबियसली अगर वो बेस्ट लैपटॉप को सर्च करने आ रहा है तो उसने क्या करना है कि वो आपका कंटेंट पढ़ता है, साथ ही साथ उसको उसकी इमेजेस भी होनी चाहिए ताकि वो डिफरेंट लैपटॉप नेम्स में कंपैरिजन कर सके कि मतलब एसर का कोई मॉडल है तो उसका डिफरेंट इमेजेस है, उसके ये फीचर्स हैं, उसके ये प्रोज एंड कॉन्स है। इसी तरह से अगर डेल का लैपटॉप है उसके ये फीचर्स है, उसके ये प्रोज एंड कॉन्स है। तो बेस्ड ऑन यूजर नीड बीइंग अ ह्यूमन आपने कंटेंट की ऑप्टिमाइजेशन करनी है, जो कि एट द एंड जो है वो अगर आप किसी भी इस पॉइंट को फॉलो करते हैं तो आप इसको सर्च इंजन में भी विन करते हैं और एट द एंड आपके विजिटर को भी विन करते हैं। तो इन शॉर्टली कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन की जितनी भी प्रैक्टिसेस मैंने आपको बताई हैं उसमें अपने मेक श्योर ये करना है कि आप इसको ह्यूमन के लिए लिख रहे हैं, आप इसको जो एट द एंड आपका गोल है कि आप इसको किसी रीडर किसी ह्यूमन ने ही पढ़ना, तो आपने इसीलिए इन सारे फैक्टर्स को फॉलो करते हुए इन टिप्स को आपने अपने पेज के कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना और आप डेफिनेटली जो है वो अपना जो रैंकिंग का प्रोसेस है उसको अचीव करेंगे और एट द एंड जो आपका गोल है ट्रैफिक से सेल्स जनरेट करनी है या लीड जनरेट करनी है तो वो आप इसको ईजिली अचीव कर सकेंगे। इंटरनल लिंक्स बेसिकली वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम अपनी वेबसाइट के इनर पेजेस को आपस में लिंक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो अबाउट अस का पेज है उसके अंदर हम अपना कॉन्टैक्ट अस का पेज को लिंक करते हैं। तो ये जो लिंकिंग है, इसी तरह से हमारे पास ब्लॉग्स हैं, हमने अगर एक टॉपिक पे ब्लॉग लिखा है उससे रिलेटेड हमारे वेबसाइट पे कंटेंट है तो हम एक पर्टिकुलर वर्ड के ऊपर किसी और ब्लॉग का लिंक लगाते हैं, तो वो बेसिकली हमारे पास इंटरनल लिंकिंग होता है। इंटरनल लिंकिंग बेसिकली जो है वो वेबसाइट का स्ट्रक्चर और हायरार्की को क्लियर करता है सर्च इंजन के लिए भी, और इसके साथ साथ ये यूज़र के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होता है ताकि यूज़र को वेबसाइट स्ट्रक्चर की समझ आना शुरू हो जाती है कि मतलब कौन कौन सा पेज और वो किस किस पेज पे लिस्ट हुआ हुआ है। इंटरनल लिंकिंग करने की कुछ टिप्स हैं जो कि मैं आपके साथ यहाँ शेयर करने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल है कि आपने यूज़ डिस्क्रिप्टिव एंकर टेक्स्ट। एंकर टेक्स्ट बेसिकली वो टेक्स्ट है जिसके ऊपर आपने लिंक लगाते हैं और आफ्टर जो लिंक जो है वो ब्लू कलर का जो लिंक बन जाता है वो उसको बेसिकली हम जो है एंकर टेक्स्ट कहते हैं। तो एंकर टेक्स्ट पे जब भी आपने लिंक लगाना है तो आपने उसको प्रीसाइज रखना है।
आपने जेनेरिक वर्ड्स के ऊपर लिंक नहीं करा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको अबाउट अस पेज की एग्जांपल दिया कि अगर आपने अबाउट अस पेज के ऊपर लिंक किया तो आपने कॉन्टैक्ट अस के पेज को जहाँ पे आपने कॉन्टैक्ट अस लिखा हुआ है आपने उसके ऊपर लिंक को अप्लाई करना। सेम गोज भी अगर आप ब्लॉग पे जाते हैं तो अगर आपने एक आर्टिकल लिखा हुआ है कि बेस्ट एसईओ टूल्स का, तो उसके अंदर जो है वो अगर मैंने एचआरएफ को लिखा हुआ है तो एचआरएफ यूज बेस्ट गाइड है, तो हाउ टू यूज एचआरएफ का अगर मैंने टर्म लिखी है तो उसके ऊपर मैं एचआरएफ गाइड का लिंक लगाऊंगा। तो ये बेसिकली है कि आपने डिस्क्रिप्टिव एंकर टेक्स्ट क्रिएट करना जब आपने इंटरनल लिंकिंग करने जाना। सेकंड है हमारे पास यूज लिंक टू रेलिवेंट पेज। इंटरनल लिंकिंग में आपने हमेशा ये ख्याल रखना है कि आपने रेलिवेंट पेज को लिंक करना है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल्स में बताया कि एचआरएफ गाइड, अगर आपने बेस्ट एसईओ टूल्स लिखे और आपने एचआरएफ को का जिक्र किया वहाँ पर, तो आपने अगर एचआरएफ की गाइड लिखी है या हाउ टू यूज एचआरएफ या हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च विद एचआरएफ, इस तरह का कोई आपने ऑलरेडी ब्लॉग पब्लिश किया हुआ, तो आपने वहाँ पर उसका लिंक ऐड करना जो एंकर टेक्स्ट है आपका और जिस पेज पे वो डाइवर्ट हो रहा लिंक किया आपने वो सेम हो, उसका इंटेंट भी उसका वो डिलीवर कर रहा जो एंकर टेक्स्ट का मतलब है कि वो गाइड है, कीवर्ड रिसर्च गाइड है विद एचआरएफ, तो आपने उसका वहाँ पे प्रॉपर लिंक ऐड किया। थर्ड है हमारे पास यूज रीजनेबल नंबर ऑफ इंटरनल लिंक्स। अच्छा, इंटरनल लिंक की प्रैक्टिस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारी ऑप्टिमाइजेशन के प्रोसेस में, मगर यह है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। आप एक पेज पे जर्नली जो है वो 3 से 4 इंटरनल लिंक ऐड कर सकते हैं इजीली। अगर आप इसको अग्रेसिवली अगर आप 8 से 10 पे चले जाएंगे तो वो एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं रहेगी। तो इसमें यह है कि आपने ख्याल रखना कि टू द पॉइंट रेलिवेंट आपने प्रिसाइजली डिसाइड करना कि एक पीस ऑफ कंटेंट में आपने कितने नंबर ऑफ इंटरनल लिंक्स ऐड करने हैं। फोर्थ है हमारे पास यूज लॉजिकल साइट स्ट्रक्चर। इंटरनल लिंक चूँकि डिफरेंट पेजेस को आपस में लिंक करते हैं, तो हमने इसको साइट का स्ट्रक्चर और हायरार्की डिफाइन करने में भी इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। उसमें यह है कि हम मतलब हमारी नंबर ऑफ जो कैटेगरीज है, सब कैटेगरीज हैं, उनके पेजेस को लिस्ट डाउन करते हैं। अगर आपने रिव्यूज़, आपका एक ब्लॉग है जिसमें आपने डिफरेंट नंबर ऑफ आर्टिकल लिखे हैं, तो उसमें आपका एक रिव्यू की कैटेगरी है। तो रिव्यू की कैटेगरी में आप जितने भी आपके रिव्यू से रिलेटेड आर्टिकल है जिसके अंदर आपने बेस्ट लैपटॉप्स हैं या बेस्ट एसईओ टूल्स हैं या बेस्ट कीवर्ड रिसर्च टूल है, इस तरह से रिलेटेड आपने जो अपना कंटेंट लिखा हुआ है, तो आप उसको कैटेगरी को रिव्यू की कैटेगरी के अंदर उन पेजेस को लिस्ट डाउन करेंगे और सेम रिव्यू की कैटेगरी के जो पेजेस हैं उसको लिंक डाउन आपस में इंटरनल लिंक करेंगे उसको। फिफ्थ है हमारे पास अपडेट एंड मेंटेन योर इंटरनल लिंक्स। इंटरनल लिंक्स लाइक अदर एसईओ प्रैक्टिसेस, ये कंटिन्यूसली हमने इसको ऑब्जर्व करना होता है चीज़ों को कि चीज़ें वक्त के साथ साथ कैसे परफॉर्म कर रही हैं। तो इंटरनल लिंक्स को है टाइमली हमने चेक करना होता है, साथ साथ इसको अपडेट भी करना होता है। समटाइम ये होता है कि कुछ पेजेस हमारे पास डिलीट हो जाते हैं, तो उसमें यह है कि आपने इंटरनल लिंकिंग को थ्रू आउट चेक करना, क्योंकि जैसे आप ब्रोकन लिंक है, वो विजिटर किसी पेज पे क्लिक करता है एंकर टेक्स्ट पे और वो पेज ओपन नहीं होता, तो वो हमारा विजिटर जो है वहाँ से लूज़ हो सकता है। तो ब्रोकन लिंक्स जो हैं वो वेबसाइट पे नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। तो इसमें यह है कि आपने विद द पैसेज ऑफ टाइम अपनी साइट का ऑडिट करते रहना ताकि आपको पता चलता रहे कि आपके पेज पे कोई इंटरनल लिंक्स जो हैं वो ब्रोकन ना हो। लास्टली हमारे पास है प्रायोरिटाइज इंपॉर्टेंट पेजेस। इंटरनल लिंकिंग चूँकि हमें काफ़ी ध्यान से करनी पड़ती है, तो इसमें क्या है कि हमने अपने नंबर ऑफ पेजेस को डिसाइड कर लेना कि कौन से हमारे वेबसाइट पे इंपॉर्टेंट पेजेस है। बेसिकली इंपॉर्टेंट पेजेस से मुराद यहाँ पे यह है कि जिन पेजेस को आप सर्च इंजन में रैंक करना चाहते हैं, उन पर ट्रैफिक गेन करना चाहते हैं, तो आपने उन पेजेस को लिस्ट डाउन कर लेना। और जब भी आपने इंटरनल लिंकिंग करने जाना है तो आपने पहले उन पेजेस को पिक करना और साथ साथ जो है वो उनको यूटिलाइज करते हुए इंटरनल लिंकिंग का जो है वो प्रोसेस फॉलो करना। इन शॉर्टली आपने इंटरनल लिंकिंग जो है वो एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है वेबसाइट की रैंकिंग में। सेम गोज़ विद जैसे आपको बैकलिंक एक्वायर करते हैं, इसी तरह से इंटरनल लिंकिंग भी इंटरनली जनरेटेड बैकलिंक्स होते हैं। और इन बैकलिंक से क्या होता है कि हमारी वेबसाइट को जो है जो हायर अथॉरिटी पेजेस होती हैं उनकी तरफ से लिंक जूस या लिंक अथॉरिटी जो है वो पास आउट होती है, और उससे क्या होता है कि हमारी जो न्यूली क्रिएटेड वेब पेजेस होते हैं उसकी विजिबिलिटी इंप्रूव होती है, साइट का स्ट्रक्चर क्लियर हो जाता है।
तो क्रॉलर जो है अब सम टाइम में होता है कि आपके कुछ पेजेस जो हैं जिस पर क्रॉलिंग जो है वो लो होती है और आपका हाई क्रॉलेबल पेज है, तो इंटरनल लिंकिंग से क्या होता है, क्योंकि जो स्पाइडर है या क्रॉलिंग बोर्ड्स हैं वो वाया लिंक मूव ऑन करते हैं, तो फिर उससे ये कि आपकी क्रॉलिंग स्पीड इंप्रूव हो जाती है, आपकी पेज की अथॉरिटी इंप्रूव हो जाती है, साइट का स्ट्रक्चर क्लियर हो जाता है और ओवरऑल आपका जो बाउंस रेट है वो इससे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल हो जाता है और जो नंबर ऑफ़ पेज व्यूज़ हैं वो भी इंक्रीज़ हो जाते हैं इंटरनल लिंकिंग की प्रैक्टिसेस की वजह से। आउटबाउंड लिंक्स बेसिकली वो लिंक्स होते हैं जो कि हमारे वेबसाइट से बाहर जा रहे होते हैं, मतलब थर्ड पार्टी जो लिंक्स होते हैं वो हम अपने वेबसाइट में जिनको लिंक करते हैं वो हमारे आउटबाउंड लिंक्स कहलाते हैं। आउटबाउंड लिंक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी वेब पेज के लिए, क्योंकि समटाइम यह कि आपने आर्टिकल लिखा है जिसमें आपने कुछ रेफरेंसेस ऐड किए हैं, न्यूज़ के हैं या ऑफिशियल वेबसाइट्स के हैं। फॉर एग्जांपल आपने अगर सैमसंग मोबाइल पे अगर एक आर्टिकल लिखा है तो उसमें समहाउ गवर्नमेंट की तरफ से कोई गाइडलाइन आई है जिसके अंदर उन्होंने स्टैंडर्डाइज किया कुछ चीज़ों को, तो आप क्या करते हैं वहाँ पे जो सेक्शन है जहाँ पे आपने स्टैंडर्डाइजेशन को लिखा हुआ है तो वहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट है या ऑफिशियल कोई सोर्स है, कोई न्यूज़ है जिसने उस चीज़ को रिलीज़ किया, तो आप वहाँ पे उसका जो लिंक ऐड करते हैं थर्ड पार्टी सोर्स का अपने पेज में, वो बेसिकली हमारा आउटबाउंड लिंक होता है। आउटबाउंड लिंक्स को यूटिलाइज करने की कुछ टिप्स हैं जो कि मैं आपके साथ यहाँ शेयर करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल है कि लिंक जो है वो हमारा रेलिवेंट होना चाहिए, हाई क्वालिटी होना चाहिए। आउटबाउंड लिंक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा सेफली प्ले करना पड़ता है इसके अंदर। इंटरनल लिंक्स चूँकि हमारे विदिन वेबसाइट जो होते हैं तो उसमें चूँकि हमें बेनिफिट मिल रहा होता है कि नंबर ऑफ़ पेजेस जो है जो हाई अथॉरिटी पेज है या लो अथॉरिटी पेज है वो आपस में लिंक जो उसको पास ऑन कर रहे होते हैं और वो एक रेलिवेंसी का एलिमेंट क्रिएट कर रहे होते हैं विदिन अ वेबसाइट। आउटबाउंड लिंक्स में ऑन द अदर हैंड ये होता है कि आपने उसको काफ़ी ज़्यादा ध्यान से यूज़ करना होता है, क्योंकि एज़ पर गूगल गाइडलाइंस वो इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा कीनली ऑब्जर्व करता है कि किसी वेबसाइट पे जो है वो लिंक की प्लेसमेंट किस तरह से है। तो आपने ये देखना है कि जब भी आप आउटबाउंड लिंक को मेंशन करें तो वो ऑफिशियल सोर्स हो, हाई अथॉरिटी वेबसाइट हो, उसमें कोई इस तरह को कुछ स्पैमिंग से रिलेटेड कोई एलिमेंट ना हो, तो ये चीज़ आपने ख्याल में रखनी है अपने। सेकेंडली आपके पास है यूज़ डिस्क्रिप्टिव एंकर टेक्स्ट, जिस तरह से मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि आपने ऑफिशियल कोई सोर्स का आर्टिकल लिखा है और सेकेंडली आपके पास है यूज़ डिस्क्रिप्टिव एंकर टेक्स्ट मोबाइल, जिस तरह से मैंने आपको चार्जिंग केबल प्रीवियसली बताया, तो वहाँ पे आपने उसका ऑफिशियल कोई सोर्स का आर्टिकल लिखा है, वहाँ पे चार्जिंग के रिलेटेड पॉलिसी या मोबाइल रिलेटेड शॉर्ट पॉलिसी या चार्जिंग केबल रिलेटेड प्रॉपर पॉलिसी, आपने उसके ऊपर प्रॉपर एंकर टेक्स्ट है चार्जिंग रिलेटेड पॉलिसी आर्टिकल या फर्स्ट पे लिखा हुआ है तो आपने पैराग्राफ उसके ऊपर अगर आपने ऐड करना पैराग्राफ का थर्ड हमारे पास पूरे पैराग्राफ आउटबाउंड लिंक प्रिसाइजली टू द पॉइंट उस टर्म के ऊपर जो है वो एंकर टेक्स्ट अपना ऐड करना आउटबाउंड लिंक का। थर्ड हमारे पास अवॉइड कंपेटिटर्स। आउटबाउंड लिंक सम काइंड ऑफ बैकलिंक ही आप इसको कंसिडर कर सकते हैं जो कि हम थर्ड पार्टी साइट्स पे भी क्रिएट करते हैं। तो आउटबाउंड लिंक में आपने कोशिश करनी है कि आपने अपने कंपेटिटर्स का लिंक ऐड नहीं करना, उससे ये होगा क्योंकि वो ऑलरेडी आपकी वेबसाइट को कम्पीट कर रहे हैं, तो अगर आप आउटबाउंड लिंक में उनका लिंक ऐड करते हैं तो ओबियसली वो फिर रैंकिंग में उनको इससे जंप मिल सकता है। सो आपने जो है वो ऑफिशियल ऑथेंटिक सोर्सेज को ही लिंक ऐड करना अपने आउटबाउंड आर्टिकल्स में। यूज़ अ रीजनेबल नंबर ऑफ आउटबाउंड लिंक्स। आउटबाउंड लिंक्स जो है वो हमारे लिए बेनिफिट है जिस तरह से, इसी तरह से अगर हम उसको टू मच यूटिलाइज करना शुरू कर देंगे तो वो एक अग्रेसिव अप्रोच की तरफ चला जाएगा। तो आपने प्रिसाइजली नंबर ऑफ आउटबाउंड लिंक्स को ऐड करना। बेसिकली नंबर ऑफ आउटबाउंड लिंक्स को आपने जब भी किसी आर्टिकल में ऐड करने जाना तो आपने देखना कि ये यूज़र के लिए बेनिफिशियल है, मतलब उसको प्रॉपर उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डिलीवर हो रही है, जितने भी मैक्सिमम आपने अपने आर्टिकल में इंफॉर्मेशन ऐड की हुई है। फिफ्थ हमारे पास है नो फॉलो लिंक्स। बेसिकली आउटबाउंड लिंक्स जब भी आपने ऐड करने हैं अपने वेब पेज में तो आपने कोशिश करना है कि आपने एक टैग होता है HTML टैग नो फॉलो का,
तो नो फॉलो का टैग आपने आउटबाउंड लिंक के सोर्स कोड में ऐड करना है, जिससे क्या होगा कि जब क्रॉलर लिंक को रीड करेगा तो वो अंडरस्टैंड कर जाएगा कि ये हमारा डू फॉलो नहीं है, नो फॉलो लिंक है। और इससे क्या होगा, सेफ साइड आपकी वेबसाइट की जो लिंक अथॉरिटी या जो लिंक जूस है वो पास ऑन नहीं होगा उस पेज को जो कि आपने उसको लिंक किया होगा। लास्टली हमारे पास है कि आउटबाउंड लिंक अपडेटेड। आउटबाउंड लिंक्स को हमें हमेशा चेक करते रहना चाहिए। जैसे ही हम अपना वेबसाइट को ऑप्टिमाइजेशन का प्रोसेस रखा कि हम विद इन 15 डेज या 20 डेज अपने आर्टिकल्स को रिवाइज करते हैं, तो उसमें यह है कि आपने इसको अप टू डेट पे काफ़ी ज़्यादा फोकस रहेंगे। अगर कोई रिसोर्स चेंज हुआ या ऑथेंटिक न्यूज़ कोई किसी और प्लेटफॉर्म पर आई है तो आपने उसको विद द पैसेज ऑफ टाइम अपडेट करते रहना इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो आपने लिंक्स ऐड किए हुए हैं। इन शॉर्टली आउटबाउंड लिंक्स जो है वो एक काफ़ी हेल्पफुल सोर्स है। इसमें जो है जो मेजर बेनिफिट ये है कि आप अपने यूज़र को मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। अगर वो कोई क्यूरी सर्च करके आपके वेब पेज पर लैंड हुआ है तो उसको ये है कि फर्दर इन्फॉर्मेशन को, टर्मिनोलॉजीज या कुछ चीज़ें जो आपने उसमें लिखी हैं टेक्निकल, उन चीज़ों को उसको सर्च करने के लिए दोबारा सर्च इंजन पे ना जाना पड़े। और आपने मैक्सिमम जो सोर्सेज हैं उसको अपने कंटेंट में ऐड किया होगा ताकि यूज़र जो है वो उसको इजीली अंडरस्टैंड करे। सेम गोज़ विद अगर हम इसको सर्च इंजन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपका आर्टिकल जो है वो रेलिवेंसी क्रिएट कर रहा हो। बेसिकली आपने जो अभी रिसेंटली पेज पब्लिश किया जिसकी अभी कोई अथॉरिटी नहीं है, तो जब आप आउटबाउंड लिंक्स ऐड करते हैं तो उससे क्या होता है कि वो एक टॉपिकल रेलिवेंसी क्रिएट हो जाती है जिसको क्रॉलर अंडरस्टैंड करता है और आपके पेज की फिर विजिबिलिटी, क्रॉलेबिलिटी और उसकी रैंकिंग को भी फर्दर वो इम्प्रूव करता है। स्कीमा मार्कअप बेसिकली पीस ऑफ कोड है जो कि हम अपने वेबसाइट पे ऐड करते हैं। ये वेबसाइट के HTML सोर्स कोड में ऐड होता है, बेसिकली स्क्रिप्ट का कोड होता है। स्कीमा मार्कअप जो है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है हमारे पेज के बारे में। जैसे क्या होता है कि पेज का जो अंडरस्टैंडिंग है अबाउट वेबसाइट स्ट्रक्चर और उस पर जो स्पेशल इन्फॉर्मेशन हमने ऐड की है, तो स्कीमा मार्कअप जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और स्कीमा मार्कअप इम्प्लीमेंटेशन का जो बेनिफिट है वो ये है कि आप उससे रिच रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। इस तरह से आप नॉलेज पैनल में भी पेज को शो करवा सकते हैं। उसके बाद आपका जो है वो रिच रिजल्ट इन अ फॉर्म ऑफ, अगर आपने FAQ का स्कीमा इम्प्लीमेंट किया तो आपका वेब पेज में रिजल्ट्स में ही आपको पेज के URL के साथ आपको FAQ का स्निपेट भी शो होता है। स्कीमा मार्कअप्स की कुछ टाइप्स हैं जो कि मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास आर्टिकल का स्कीमा। बेसिकली जो स्कीमा मार्कअप है उसको हमने नंबर ऑफ कैटेगरी वाइज डिवाइड किया हुआ है। इसमें कुछ फील्ड्स डिफरेंट होती जाती हैं, बाकी जो बेसिक कोड होता है वो हमारा सेम ही होता है। आर्टिकल का स्कीमा है, इसके अंदर हमारे पास जो है वो टाइटल हो गया या पैराग्राफ का टैग आ जाता है जिसके अंदर हम अपना कंप्लीट आर्टिकल को ऐड कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास इवेंट का स्कीमा आ जाता है। अगर आपने अपने वेब पेज पर इवेंट को क्रिएट किया हुआ है तो आप उसका स्कीमा ऐड कर देते हैं, तो इससे यह है कि वो आपका इवेंट जो है वो सर्च में बेटर शो होता है, मतलब इन अ डिफरेंट फॉर्म में आपका इवेंट जो है वो रिप्रेजेंट हो रहा था जब आप उसको सर्च करते हैं। इस तरह हमारे पास है लोकल बिजनेस का स्कीमा। लोकल बिजनेस का स्कीमा जो है वो हमारी जो लोकली ऑपरेटेड वेबसाइट्स होती हैं, लोकल बिजनेस जो होते हैं हम उनकी वेबसाइट पे इंप्लीमेंट करते हैं। इससे क्या होता है कि जब कोई विजिटर या यूज़र उस एरिया से रिलेटेड उस सर्विस को सर्च करता है तो वो बिज़नेस को प्रेफर मिलता है कि वो जो पर्टिकुलर बिजनेस है जिसने स्कीमा को अपनी वेबसाइट पे इंप्लीमेंट किया हुआ तो उसका जो है वो पेज सर्च रिजल्ट में टॉप मतलब बेटर पोजीशन पर शो होता है और वो उसको यूटिलाइज करता है ट्रैफिक को। प्रोडक्ट का स्कीमा बेसिकली आपने कोई वेबसाइट पे जैसे आपका ई-कॉमर्स का बिजनेस है तो प्रोडक्ट कोई अपडेट की हुई है, तो फॉर एग्जांपल आपने लैपटॉप को लिस्ट किया है तो आप लैपटॉप का जो नाम है, उसका ब्रांड नेम है, उसका SKU है, इस तरह से जो फर्दर इंफॉर्मेशन है वो उसमें ऐड करते हैं स्कीमा में। प्रोडक्ट का हो गया ना। हाँ, फिर हमारे पास आता है रेसिपी का स्कीमा। रेसिपी का स्कीमा में क्या होता है कि आप अपनी जो रेसिपी अपने पेज पर लिस्ट डाउन की हुई है उसका जो प्रोसेस है उसको आप स्कीमा मार्कअप रेसिपी का स्कीमा ऐड करते हैं, जिससे क्या है कि वो फिर आपकी सर्च में रेसिपी जो है वो डिफरेंट फॉर्म ऑफ डिटेल्ड शो होती है। उसका जो प्रोसेस है ओवरऑल जो आपने कंटेंट लिखा हुआ रेसिपी का।
रिव्यू का स्कीमा है। अच्छा, रिव्यू का स्कीमा क्या होता है कि आपने देखा होगा समटाइम आप क्यूरी सर्च करते हैं तो आपको किसी भी वेब पेज के नीचे उसका प्रोडक्ट रिव्यू आ रहे होते हैं, नंबर ऑफ स्टार्स आ रहे होते हैं, और साथ में प्रोडक्ट की डिटेल भी लिखी होती है, कितने यूनिट रिमेनिंग है, प्राइस क्या है। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन हमारे रिव्यू स्कीमा की इम्प्लीमेंटेशन की वजह से आ रही होती है। इसके बाद हमारे पास आता है वीडियो का स्कीमा। वीडियो का स्कीमा जो है वो बेसिकली हमें वीडियो की इंफॉर्मेशन, टाइटल और जो उसकी डिस्क्रिप्शन है या कंटेंट है वो हमारे क्यूरी से रिलेटेड जो है वो सर्च में उसकी को रिप्रेजेंट करता है। एफएक्यू का स्कीमा है। एफएक्यू का स्कीमा हम यूटिलाइज करते हैं, जिससे क्या होता है कि जब आपने अपनी वेबसाइट पे एफएक्यू लिखे और आपने एफएक्यू का स्कीमा लगाया हुआ है तो उसे यह है कि जब आपका जो पेज है जिस पे एफएक्यू का स्कीमा लिखा हुआ है तो वो आपका रिजल्ट जो है वो नॉर्मली है कि आपका 3 लाइन्स में रिजल्ट आता है। लाइक आपके पास टाइटल आ गया, यूआरएल आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गया। तो जब आपने एफएक्यू का स्कीमा इंप्लीमेंट किया जाता है तो आपका रिजल्ट इससे ज़्यादा एक्सपैंड कर देता है। मतलब लाइक आप 2 वेब पेजेस की जगह पे आपका सिंगल पेज आ रहा होता है। आपका ऊपर टाइटल, डिस्क्रिप्शन और यूआरएल, उसके बाद आपके एफएक्यू, आपने जो पेज पे कंटेंट लिखा होता है वो भी सर्च में शो हो रहा होता है। ब्रेड क्रम्स का भी स्कीमा होता है। जैसे यह कि आपके वेब पेजेस में आपका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वेबसाइट का, जिस तरह से आपने स्कीमा में उसको यूआरएल्स ऐड किया होता है, इसी तरह से जो आपका सर्च में यूआरएल आता है वो भी अकॉर्डिंग टू द जो ब्रेड क्रम में आपने अपना स्कीमा ऐड किया होता है उसके अकॉर्डिंगली आपका प्रिसाइज यूआरएल जो आप शो करना चाहते हैं सर्च इंजन को, उसके हिसाब से वो आता है। इसके बाद हाउ टू का स्कीमा। हाउ टू का जो स्कीमा है वो आपने वेबसाइट पे अगर कोई गाइड लिखी है तो हाउ टू का स्कीमा इम्प्लीमेंटेशन का जो बेनिफिट है कि आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उस प्रोसेस की। ऑर्गेनाइजेशन का स्कीमा। ऑर्गेनाइजेशन का स्कीमा हम बिजनेसेस पे इम्प्लीमेंट करते हैं, जिससे क्या होता है हमें बिज़नेस का लोगो क्या है, बिज़नेस का नाम क्या है, वो बिज़नेस परफॉर्म क्या करता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के स्कीमा की इम्प्लीमेंटेशन से। लास्टली हमारे पास है पर्सन का स्कीमा। पर्सन का स्कीमा बेसिकली पर्सनैलिटीज़ के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल कोई सेलिब्रिटी है या कोई पॉलिटिशियन है या कोई राइटर है, इस तरह की पर्सनैलिटीज़ की अगर कोई वेबसाइट है तो हम जो है वो पर्सन का स्कीमा ऐड करते हैं, जिससे क्या होता है कि उसका नाम, उसका एज, उसका फर्दर डिटेल जो उसकी पर्सनल डिटेल है वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है। स्कीमा की मज़ीद भी टाइप्स हैं। ये यहाँ पे जो हमने टाइप्स को डिस्कस किए ये बेसिकली वो टाइप्स हैं जो कि हमारे डायरेक्टली रिलेटेड टू एसईओ हैं। इसके अलावा और भी टाइप्स का स्कीमा होता है जो कि हम अपनी एसईओ प्रैक्टिसेस में नॉर्मली यूटिलाइज नहीं करते। तो ये सारा जो स्कीमा की टाइप्स हैं इसको हम एज़ पर नीड जो है वो हमारा पेज का कंटेंट कैसा है उसके अकॉर्डिंगली यूटिलाइज करते हैं। स्कीमा जो है वो इम्प्लीमेंटेशन करना रिकमेंडेड है। ये जनरली आपका जो पेज है वो एक नॉर्मल पेज है और एक पेज है जो स्कीमा वाला। तो स्कीमा वाला पेज ओबियसली 1 से 2 रिजल्ट जो है वो उसके वो बेटर परफॉर्म करता है। इससे चूँकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपका रिच रिजल्ट्स आते हैं, तो आपका पेज का जो CTR है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस में ये है कि आप स्कीमा को जो है वो एज़ पर योर नीड और रिक्वायरमेंट मस्ट इम्प्लीमेंट करें। सो यहाँ पे हमारा मॉड्यूल 5 कंप्लीट हो गया, जो कि ऑन पेज से रिलेटेड था। होपफुली आप इसे काफ़ी कुछ लर्न करेंगे और अंडरस्टैंड करके अपने वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट भी करेंगे। सो स्टे ट्यून टू अवर नेक्स्ट मॉड्यूल।